जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान, कार्यकारिणी एवं विधायी शक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। इससे पहले हम इसका एक पार्ट डाल चुके हैं जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में विभिन्न बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जाकर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपन राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की तरफ अपन चलते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अच्छा, अब राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति को किन किन कारणों में प्रयोग कर सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों। तो कुछ अपराध हैं जिनके तहत राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं। पहला अपराध क्या है? पहला है अपना यहाँ पर संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में। मतलब यदि कोई व्यक्ति कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई अपराध करता है और उसको दंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। और तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो। इन तीनों मामलों में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि क्या राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति अपने स्वविवेक से कर सकते हैं उसका प्रयोग? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। वो आप देखिए कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते। इस वाली बात को बेहद याद रखना कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वह उसकी स्वविवेक शक्ति नहीं है। जबकि हम यदि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की गई क्षमादान शक्तियां वह उसके स्वविवेक पर निर्धारित की जाती हैं और उसको किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है और उसके द्वारा किसी भी अपराध को क्षमा करने के ऊपर उसको किसी भी सैन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये अमेरिका का प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसकी लिमिटेशन है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल किसी के परामर्श नहीं लेता? नहीं। देखो, ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके अंतर्गत भी गृह मंत्रालय आता है। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट पहुंचाता है और उसके बाद गृह मंत्रालय क्या करते हैं, संबंधित राज्य को ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं। संबंधित राज्य उसके बारे में हमें जांच के दौरान कुछ बातों को बताता है। तो यदि गृह मंत्रालय उस वाली बात से संतुष्ट होता है या फिर नहीं होता, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। तो हमारा यहाँ पर एक और प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति उस जो आदेश आया है मंत्रिमंडल के द्वारा, जो परामर्श है, क्या उसको अस्वीकार नहीं कर सकता? तो दोस्तों यहाँ पर दो बातें हैं कि राष्ट्रपति उस परामर्श को एक बार द्वारा मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, एक बार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की बात माने या ना माने या फिर उसमें कुछ संशोधन करें या ना करें या फिर एज इट इज उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेज दें, तो राष्ट्रपति उसकी बात मानने के लिए बाध्य है। आप यहाँ तक पूरी बात समझी हो? तो टोटली बात यह है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति उसकी स्वविवेक शक्ति नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर वह काम करता है। चलिए अब हम इसके बारे में आगे की बातें जानते हैं। तो कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ शब्दावलियां हैं और 5 प्रकार की उसे क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, पहला कौन सा है? क्षमा, पार्डन। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंड, दंडादेशों एवं निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। मतलब यह है इसका कि इसमें व्यक्ति को यदि सजा बोली है या फिर कुछ भी मृत्युदंड दिया है या कुछ भी दिया है, उसको पूर्णतः मुक्त करने का अधिकार है ये क्षमा वाली रिट में। तो क्षमा जो शब्दावली है इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति उसको पूर्णतः मुक्त कर सकता है। दूसरी उसके पास पावर है लघुकरण की। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे
मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। देखिए दोस्तों, दूसरे जो लघुकरण है इसका मतलब यह है कि वो सजा को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन सजा की प्रकृति को बदल सकता है। मतलब जो मृत्युदंड है उसको कठोर कारावास में बदल सकता है। तीसरा है परिहार रेमिशन, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। परिहार में क्या कर देते हैं हम कि हम उसकी जो वर्ष है, जो अवधि है, उसको हम कम कर देते हैं। तो परिहार का मतलब है यदि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको हम 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा है विराम रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई महिला गर्भावस्था में है और उसको वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो राष्ट्रपति के पास वो ये राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके उसको वहाँ से मुक्त कर सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। इसके बाद है अगला प्रविलंबन रिप्राइव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। देखिए दोस्तों, प्रविलंबन काफी प्रयोग में आती है कि फांसी को कुछ समय के लिए टालना, कि यदि हम बात करें कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब उसकी जांच चल रही हो और पूरी तरीके से उसके निर्णय ना निकल पा रहे हों, या फिर ये तब एक और बार तब प्रयोग कर ली जाती है कि राष्ट्रपति के पास किसी जो मुजरिम है उसने क्षमा की याचिका लगाई है और क्षमा की याचिका पर जो उत्तर है राष्ट्रपति का, जो आंसर है, आना अभी बचा है। तो क्षमा पर आना आंसर बचा है, तो जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा क्षमा वाली का, तब तक उसको फांसी नहीं दे सकते। तो उसके लिए प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है कि उसकी फांसी को कुछ समय तक टाल दिया जाता है, जब तक राष्ट्रपति उस क्षमा वाली बात का जवाब नहीं दे देते। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आई है? तो आपको बात यहां पर समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए कि जैसे कि किसी मुजरिम ने याचिका लगाई है, क्षमा याचिका लगाई है राष्ट्रपति को, तो जब तक राष्ट्रपति का उस क्षमा याचिका पर जवाब नहीं आता तब तक उस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, या फिर फांसी नहीं दी जा सकती। तो उस फांसी को रोकने के लिए प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसकी फांसी को कुछ समय के लिए टाला जा सके, जब तक राष्ट्रपति का क्षमा के ऊपर जवाब नहीं आता। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, अब यहां पर कुछ बातें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर को लेकर, क्योंकि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल को कुछ सीमित क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं अपन कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति को और आर्टिकल 161 में राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन थोड़ी सी सीमित शक्तियां हैं। राज्यपाल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य में अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सैन्य मामले, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं, परंतु राज्यपाल नहीं। सेना संबंधी जो आदेश आते हैं, मैंने बताया आपको, कोर्ट मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वहां पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सैन्य न्यायालय के मामलों में राज्यपाल को कोई भी पावर नहीं है, मतलब वह इस संबंध में अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा, मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं, परंतु राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। मतलब राज्यपाल बाकी की 4 शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ कर देने का पावर राज्यपाल के पास नहीं है। अगला है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक है। मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियां।
राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां जो आर्टिकल 53 में मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके बारे में यहां जानते हैं कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है? 74 आर्टिकल के तहत। 74 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उनके मध्य मंत्रालयों का वितरण करता है। अगला, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष व राज्यपाल की नियुक्ति चुनाव आयोग राज्यपाल की नियुक्ति ये सारे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, मैंने एमपी का एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने राज्यपाल के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है कि 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को जाकर देख ले, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया है मैंने, आपको हर एक चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अगला है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है व किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची नंबर 5 में है। अनुसूची नंबर 5 में है 244(1). 244(1) आपने यदि आर्टिकल पढ़ा हो 244(1) के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो अपने अनुसूचित क्षेत्र किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अगला है, केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगला है, केंद्र से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी मांग सकता है, मतलब जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति मांग सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम इसकी विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियां इसकी बेहद महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है इसको। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इसे रूप में उसे विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, 79 में संसद के बारे में बात की गई है। ठीक है, 80 के बाद 80 आर्टिकल है उसमें राज्यसभा के बारे में, और 81 जो है उसमें लोकसभा के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों को बुलाता है व उसको विघटित भी करता है तथा लोकसभा को भी विघटित कर सकता है। लोकसभा को वो कब विघटित कर सकता है? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, वहां पर किसी दल में लोकसभा में पार्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को हमारा निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को हमारा उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को हमारा अस्थायी सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को हमारा स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। अगली बात है यहाँ पर, प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति संबोधित करता है, राष्ट्रपति जो भी मंत्रिमंडल एक जो पेज लिखते हैं अपनी नीतियों के बारे में, वह राष्ट्रपति उस अधिवेशन में संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 108 आर्टिकल में जो धन विधेयक है उसके बारे में बात की गई है कि वहां पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब हाल ही में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन हट चुके हैं, इनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो अब केवल और केवल 543 सदस्य ही रह गए हैं, तो वो 2 सदस्य हटा दिए गए हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला है, विधेयक संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, विधेयक संबंधी शक्तियाँ जैसे कि जेबी वीटो पावर जो उसके पास है, तो ये जो पावर हैं, पावर संबंधी उसकी जितनी भी बातें हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उसकी अन्य पावर में कौन कौन सी पावर ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत की राष्ट्रपति की पावरों में या फिर जेबी वीटो पावर में किस प्रकार से अंतर है,
और ज्ञानी जेल सिंह ने किस प्रकार से अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया था, ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।